हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करना शुरू कर दिया होगा। एंड ये जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में जो कुछ भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक रिवीजन किया है उसका, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो इसका मतलब कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी, बट रिवीजन करते रहिए, उसको भूलिए मत, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको पता है हम जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्पिटिशन में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम आज करने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली हम ओलंपियाड के लिए भी तैयारी करते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट एनी डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल you can always get them on the telegram channel. You can write this code TTB07 on the search bar in the telegram app, then you can join the channel for class 7 and you can then have the DPP and study material. And the next important thing I wanted to tell you is the packages we have prepared for you. So this would be very much beneficial for you. You have to go on www.talkingtextbooks.in. यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके के बहुत सारे पैकेजेस दिखाई देंगे। सो इट वुड बी लाइक कि आप लोग इस तरीके के पैकेजेस को देख सकते हैं, आप लोग इस तरीके के पैकेजेस को ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे कि नहीं होंगे। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। नाउ आप यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलने वाला है, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्शनल, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी बाय द टीटीबी एक्सपर्ट्स। होमवर्क सबमिशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर डेफिनेटली, ताकि बच्चे होमवर्क करें एंड दे सबमिट एंड द टीचर्स विल चेक द होमवर्क। बाय वीकली क्विजेज इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले आपने कितना सीखा है लेक्चर में से। सो डेफिनेटली इट वुड बी इम्पॉर्टेंट वन। Periodic test papers of the same pattern. Now it is important to how to handle the questions in the competitive real examination or how to handle the questions in the school examinations definitely. तो उसको डील करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, you have to go through these periodic test papers. So it would be very much beneficial for you. All such things are really important for every student. You have to click on buy now to buy it and then you will be forwarded on the price details page. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 9000 यहाँ पे जो कॉस्ट है वो लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे CYLIVE अगर आप ये यहाँ पर लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, सो यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट। आपको 2700 का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा एंड द कॉस्ट विल बिकम 6300 विच इज वेरी मच लेस according to the package. Now you have to click on buy package. You will be forwarded all on the options you can choose. If you still have any query regarding the packages, definitely you can call us on this number. So you will be definitely, all the queries will be resolved by us. So that was the important info I wanted to tell you. Now let's start. So first you have to take pledge, right? You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be making proper notes of every question I will be teaching you, right? And you have to revise it for the further. Now see, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो कन्वर्जन है ये कर लिया है, राइट? अब हम देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ब्लॉक ऑफ वुड। देखिए यहाँ पर अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी इतना, दिस इज द डेंसिटी of density, this has a volume of 60 centimeter cube. The mass of the block is. अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है दैट व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है किसी भी एक बॉडी का मास कितना वॉल्यूम कवर अप करता है, दैट इज दी डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज डेंसिटी इक्वल्स टू mass upon volume. Now this is a hint I have given you definitely. मैंने अब आपको फॉर्मूला बता दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट, दैट्स इट। आपको बस यही करना है। सो इट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू इफ यू रियली डू विद मी।
तो मेरे साथ आप करते चलेंगे, हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें गिवन की गई हैं, ठीक है। अब जो हमारा डेंसिटी है हमको गिवन है, डेफिनेटली हमको गिवन है, तो डेंसिटी इज 0.8 ग्राम सेंटीमीटर -3, ठीक है। इसी तरीके से आपको और क्या दिया हुआ है, हैज़ अ वॉल्यूम, सो यू आर गिवन वॉल्यूम 2। सो जो वॉल्यूम है जिसे हम क्या लिख देते हैं V, इट वुड बी 60 सेंटीमीटर क्यूब। Now all you have to do is to put the values in the formula and just solve the question. So डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, तो हम डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं, मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम को यहाँ लेकर जाएंगे तो इट वुड बी मल्टीप्लाई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मास बराबर हो गया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब डेंसिटी कितना है 0.8, तो इट वुड बी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर -3 इनटू वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे ये जो -3 है और ये जो सेंटीमीटर में प्लस का 3 है, प्लस की पावर है ना, ये है सेंटीमीटर की -3 की पावर और ये है सेंटीमीटर की +3 की पावर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस और ये प्लस वुड कैंसिल आउट। हाउ कैंसिल आउट, देखो ये जो मैंने माइनस आपको बताया हुआ है मैं आपको साइड में करके बताती हूँ, ठीक है। ये जो माइनस मैंने आपको लिखा हुआ है, सी ग्राम सेंटीमीटर -3 इंटू सेंटीमीटर 3, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, जब मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी ये जो माइनस की पावर है वो चेंज हो जाती है जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, ग्राम नीचे डिवीजन में सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो -3 था ना, ये अब यह +3 बन गया क्योंकि ये नीचे चला गया, राइट, डिनोमिनेटर में चला गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर में था और जो डिनोमिनेटर में था, तो डेफिनेटली वी कुड कैंसिल आउट दीज। सो अब हमारे पास कौन बचा, सिर्फ ग्राम। तो ये जो दो आपस में हैं ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, 0.8 इंटू 60 ग्राम। अब इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, राइट, सो इट वुड बी 48 ग्राम, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली इसको सॉल्व कर दिया एंड लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा, जो रिवीजन करेगा ना उसने मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा, जो नहीं करेगा उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। सो इट वुड बी ऑल गुड। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं मेरे साथ साथ। अगर रिवीजन नहीं किया है तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर रिवीजन किया है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप सभी लोग क्या करें, रिविजन करते चलें और अभी फटाफट से नोट कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। वाह, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज द बेस्ट रेफरेंट फॉर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के लिए इन सब में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो मतलब आपको पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 1 मिलीमीटर का वैल्यू बताएगा कि भाई 1 मिलीमीटर कितना होता है, ठीक है। नंबर 1 जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज डायमीटर ऑफ अ कॉइन। तो आप कैसे दिखेंगे, जो कॉइन होता है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, दिस इज 1 रुपी कॉइन, राइट। तो ये जो कॉइन है इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपको पता है, डायमीटर होता है ये वाली लेंथ, ठीक बीचों बीच अगर हम इसे हाफ कर दें तो ये वाली जो लेंथ है दैट वुड बी द डायमीटर ऑफ दिस कॉइन। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये डायमीटर आपको 1 मिलीमीटर शो कर रहा है, क्या इसका वैल्यू आपको लगता है कि इतना होता है 1 मिलीमीटर, हाँ
बिल्कुल भी नहीं, ये 1 मिलीमीटर बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज दिस इज वेरी मच। आप ऐसे बोल सकते हैं 2-3 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा। आप खुद से अपने कॉइन को मेजर करके देखना, ठीक है, अपने स्केल से, तब आपको पता चलेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो हो गया है कैंसिल, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी कहता है थिकनेस ऑफ अ फिंगर नेल। तो आप सब अपना फिंगर नेल देखो, ठीक है। तो ये जो फिंगर नेल है उसकी थिकनेस वो कितना मोटा है, कितना थिक है, देखो ये कितना थिक होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना सा होता है। तो डेफिनेटली इट वुड बी व्हाट, इट इज 1 मिलीमीटर। बहुत छोटा डिस्टेंस है, राइट। सो इट इज 1 मिलीमीटर। सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है, लेंथ ऑफ अ 500 रुपी नोट। जो 500 रुपी नोट है उसका लेंथ का बात हो रहा है, दैट मीन्स दिस, ठीक है, उसका लेंथ का बात हो रहा है, राइट। तो ये जो इतनी बड़ी लेंथ आपको दिखाई दे रही है, तो क्या ये लेंथ 1 मिलीमीटर होगी? क्या आपको ऐसा लगता है? जिसको भी ऐसा लगता है वो गलत सोच रहा है, बिकॉज नहीं, इतना बड़ा है ये तो, दिस इज वेरी बिग। 1 मिलीमीटर तो बहुत ही छोटा होता है। अब अपने स्केल में देखो, एक आपके जो स्केल में है ना उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स है, तो सोचो 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है ना। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू अ डोर नोब, दैट इज, ये है फ्लोर का नीचे का लेंथ, एंड दिस इज द डोर नोब, है ना, जहां से हम इनको पकड़कर गेट खोलते हैं। तो यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 मीटर अप्रॉक्स, कम से कम, अप्रॉक्स मतलब आसपास, 1 मीटर के आसपास होता है, तो मिलीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ओनली ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है दैट इज बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है। Oscillations are set in a simple pendulum whose length is 2 meter and mass of the bob is 2 kg. Its time period. देखो तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम देखते हैं। हमें सबसे पहले देखना होगा कि भाई क्या क्या हमें गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, गिवन इन्फो दिया हुआ है, राइट। ऑसिलेशंस आर सेट इन अ सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम सब जानते हैं ना, क्या होता है, एक मेटालिक बॉल, उसको एक थ्रेड से टांगा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, राइट। अब आप क्या करेंगे, उस बॉल को एक तरफ लेके जाएंगे और छोड़ देंगे, वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेशंस करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। तो इस तरीके से क्या किया गया है, ऑसिलेशंस एक सिंपल पेंडुलम में बना दिए, ठीक है, उसको ऑसिलेट करवा दिया गया, ठीक है। अब क्या करवाया, वो जो सिंपल पेंडुलम है जिसमें ऑसिलेशंस करवाया गया है ऑलरेडी, उसका लेंथ कितना है, 2 मीटर, मतलब उसका जो धागा है, जैसे ये है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो ये जो थ्रेड का लेंथ है दैट इज 2 मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है, 2 मीटर आपको गिवन है, राइट। मास ऑफ द बॉब इज 2 kg, और आपको क्या बता हुआ है कि ये जो बॉल है ना, इस बॉल का मास कितना है, 2 kg है। ये जो बॉल है इसका मास कितना है, 2 kg है, ये आपको गिवन कर दिया, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम पीरियड, क्या होगा, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इट्स टाइम पीरियड इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्या उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी, इंक्रीजेस स्लोली, क्या उसका टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन डी, डिक्रीजेस स्लोली, क्या उसका टाइम पीरियड धीरे धीरे कम होगा। ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, क्या पहले वो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। तो आप लोग मुझे आप बताइए कि मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में जब बताया था दैट व्हाट इज इट सिंपल पेंडुलम, और वो क्या काम करता है, किस तरीके से रोटेशन करता है, क्या क्या फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, राइट। तो जिस बच्चे ने रिवीजन किया है वो डेफिनेटली फटाफट से मुझे बता देगा कि हम लोगों ने टाइम पीरियड को लेकर क्या बोला गया है। टाइम पीरियड को लेकर बोला गया है दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो भाई जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा किस पे, उसकी लेंथ पे।
अब आप लोग मुझे खुद से बताओ कि क्या जब हम इसको इस तरीके से ऑसिलेट करवा रहे हैं, जब हम इसको मूव करवा रहे हैं, आगे पीछे ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तब आप मुझे बताओ कि क्या तब ये वाली जो लेंथ है क्या उसमें कोई चेंज आएगा? क्या आएगा उसके अंदर कोई चेंज? हाँ, ये जो बड़ा सा धागा है, ये क्या ये धागा रबर की तरह खिंच जाएगा? नहीं खिंचेगा ना, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा ना, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा ना। तो इसका मतलब लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। ये वाली जो लेंथ है ये 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट लेंथ इज कांस्टेंट। अब तो मुझे ये बताओ कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा था? इस लेंथ पे, ठीक है, और ये लेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस टाइम पीरियड इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई जो ये लेंथ है वो चेंज ही नहीं हो रही, ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर डिपेंड होने वाला जो टाइम पीरियड है वो भी नहीं बदलेगा, वो भी वैसा का वैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट कि भाई वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज लेंथ जिसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम पीरियड वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसका रीजन लिख लीजिए। रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि भाई जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अगर लेंथ नहीं बदलेगी तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं और वो भी एक टाइम पीरियड वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 पेंडुलम्स, राइट? देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या बोला जा रहा है? 2 पेंडुलम्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ध्यान से देखिएगा, 2 पेंडुलम्स तो हैं, ठीक है, बट उनका लेंथ डिफरेंट है, हैविंग बॉब ऑफ डिफरेंट वेट। उन जो बॉब जो छोटे स्फेयर्स होते हैं उन बॉब्स का भी डिफरेंट वेट है। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट है एज शोन इन द डायग्राम के भैया डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे डायग्राम में आपको 2 पेंडुलम्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द ए, ठीक है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ए, और ये 20 kg है इसका मास जो भी है ना बॉब, इसका मास क्या है? 20 kg मास है, और इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 30 मीटर है। ठीक है, फिर दूसरा पेंडुलम है बी पेंडुलम जिसका नाम है, उसमें 50 kg का उसने जो बॉल है, जो बॉब है वो 50 kg का रखा हुआ है, और उसका जो लेंथ है वो 18 मीटर है। ठीक है, तो आपको 2 पेंडुलम्स गिवन कर दिए, राइट? With reference to these 2 pendulums, identify the correct statement. अब आपको क्या करना है? आपको 2 pendulums दे दिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो लेट्स सी, हम 1 by 1 सभी स्टेटमेंट्स देखते हैं। पेंडुलम ए हैज हायर टाइम पीरियड दैन पेंडुलम बी। क्या ये सच्ची बात है? तो हम पहले तो देखते हैं कि भाई टाइम पीरियड है किसका बड़ा, या तो ए का बड़ा होगा या तो बी का बड़ा होगा, डेफिनेट सी बात है। देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज proportional to the length। proportional to the length का क्या मतलब है कि भाई अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने अब तक ये देखा है कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ बड़ी हुई, मतलब ये जो थ्रेड का जो लेंथ है अगर ये बड़ा हुआ, ठीक है, लेंथ अगर बड़ी हुई तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। अगर इसकी लेंथ छोटी हुई तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, हम पहले देखेंगे कि भाई जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए, ठीक है, हम लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं दैट जो लेंथ है
ऑफ ए वाला जो पेंडुलम है उसका लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी। ये तो हमको पता चल रहा है ना, ए का कितना लेंथ है 30 मीटर और बी का कितना लेंथ है 18 मीटर। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ ए का जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी। तो भाई लेंथ ऑफ ए हमें पता चल गया बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड किसका बड़ा होगा, डेफिनेट सी बात है ए का बड़ा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है, जिस पेंडुलम का लेंथ ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए will be greater than time period of B। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि भाई आप खुद से देखो, ये एक लंबा पेंडुलम है, ठीक है, ये बहुत लंबा पेंडुलम है। अगर मैं इसे इस तरह लेकर जाऊं और छोड़ दूं तो ये दूसरी साइड जाने तक कितना लंबा है, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, लंबाई है ना, इस वजह से इसे थोड़ा टाइम लेके दूर तक जाना पड़ेगा। इसी वजह से जो जितना ज़्यादा लंबा पेंडुलम होगा उतना ज़्यादा ही वो टाइम भी लेगा, ठीक है, दूसरे साइड तक पहुंचने के लिए, अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि भाई ए का जो टाइम पीरियड है वो किससे ज़्यादा है, बी के टाइम पीरियड से, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली इसको बोलेंगे दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो हमारा ए स्टेटमेंट है, पेंडुलम ए हैज़ हायर टाइम पीरियड देन पेंडुलम बी, दिस इज ट्रू, राइट। तो दिस इज द करेक्ट वन। बट हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि भाई कहीं हमसे मिस्टेक ना हो गई हो। So let's see, pendulum A has lower time period than pendulum B। ये तो नहीं है सही, बिल्कुल ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो pendulum A है उसका लेंथ बड़ा है, so that means कि भाई जो pendulum A है उसका टाइम पीरियड भी बड़ा होगा। So you can say that हाँ यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है that is incorrect। Now let's move to the statement third, both the pendulums have same time period। No, not at all, दोनों का सेम टाइम पीरियड नहीं होगा बिकॉज दोनों का लेंथ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर इतना लंबा है और वहाँ पर छोटा है, दैट मीन्स टाइम पीरियड भी एक का बड़ा होगा और एक का छोटा होगा, ठीक है। तो इट वुड बी वेरी मच, हम लोग पता कर सकते हैं किससे, लेंथ से। मास का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपको बॉब का मास दिया हुआ है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा। जिस बच्चे को सिंपल पेंडुलम के बारे में सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर है और सब कुछ वो अच्छे से जानता है तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होगा और वो क्वेश्चन सही कर देगा। बट जैसे कोई बच्चा आधा अधूरा पढ़ के गया और उसको पता ही नहीं चला कि भाई मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला, तो फिर वो इसको भी कंसीडर करके क्या करेगा, हमेशा आंसर गलत कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइम पीरियड के मतलब जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पे, उसकी लेंथ पे। लेंथ ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा, लेंथ कम टाइम पीरियड कम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी पे आते हैं, डेटा इज इनसफिशिएंट टू कंपेयर टाइम पीरियड। नॉट एट ऑल, ये आपको उल्लू बनाने के लिए, लास्ट ऑप्शन आपको उल्लू बनाने के लिए दिया है कि भाई जो कंफ्यूज होगा ना उसको बुरी तरह कंफ्यूज कर दो, इसी वजह से आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। डेटा इज इनसफिशिएंट ऐसा नहीं है, डेटा इज इनसफिशिएंट का मतलब क्या कि भैया यहाँ पे जानकारी की थोड़ी कमी है, थोड़े ज़्यादा अच्छा जानकारी मिलती तो हम क्वेश्चन कर पाते और आंसर दे पाते, ठीक है। तो डेटा इज इनसफिशिएंट इज नॉट एट ऑप्शन, है ही नहीं हमारे लिए ऑप्शन, ठीक है। ये बिल्कुल कंफ्यूज करने होने वाले, तब जो बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं ना उनको और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को डाल देते हैं, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो है बचा है और वो ऑप्शन जो है हमारा ए है, जो ये कहता है कि पेंडुलम ए का टाइम पीरियड इज वेरी मच ग्रेटर देन पेंडुलम बी का टेम्परेचर, ठीक है, बी मतलब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बी, राइट। तो आप लोग इसको फटाफट से इस रीजन को लिख लें। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखें आपको एक वॉच का दिख रहा है, आपको टाइम का दिख रहा है, तो इट वुड बी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस इसमें यूज होगा, थोड़ा बहुत स्मार्टनेस इसमें यूज होगी। देखते हैं क्या करते हैं। इन द गिवन फिगर्स
देयर आर टू वॉचेस एक्स एंड वाई। आप देख पा रहे हैं ये है एक्स वॉच और ये है वाई, ठीक है। अब क्या होता है, वॉच एक्स रिप्रेजेंट एन आर एंड अ मिनट हैंड, मतलब एक्स के अंदर कौन कौन है, आर हैंड है, ठीक है। ये वाली जो छोटी वाली हैंड है ना, दिस इज कॉल्ड दी आर हैंड, जो हमें आर बताती है, 1 आर 2 आर 3 आर ये बताती है, राइट। जो ये लंबी वाली आपको दिख रही, थोड़ी बहुत इसका जो लेंथ है वो ज्यादा होता है, तो ये जो दिख रही है दैट इज द मिनट हैंड, ये आपको मिनट्स बताती है, 5 मिनट 6 मिनट्स 2 मिनट्स 1 मिनट, ये आपको मिनट्स बताती है, ठीक है। तो एक्स के पास क्या है, एक तो आर हैंड है और मिनट हैंड है सिर्फ, ठीक है। अब देखते हैं, एंड वॉच वाई रिप्रेजेंट्स एन आर मिनट एंड अ सेकेंड हैंड, और जो वाई वाली वॉच है उसके अंदर देखेंगे 3 हैंड्स है, ठीक है। 3 आपको यहाँ पे दिख रही है निडल्स, 1 इज आर हैंड जो आपको आर्स बताएगी, 1 आर 2 आर 3 आर, ठीक है। दूसरी है मिनट हैंड जो आपको मिनट्स बताएगी, कितना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स, राइट। एंड द थर्ड वन इज सेकेंड हैंड, ठीक है, जो आपको सेकेंड्स के बारे में बताएगी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लाइक दिस, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है कि भाई एक्स के पास कौन कौन है, हम लिख लें फटाफट से, एक्स के पास कौन कौन है, आर हैंड है और इसके पास कौन कौन है, मिनट हैंड है। इसी तरीके से y के पास कौन है, आर हैंड है और मिनट हैंड है और इसके पास सेकेंड हैंड भी है, ठीक है। तो इसके पास तीनों, y के पास तीनों है, x के पास सिर्फ 2 हैंड्स हैं, ठीक है, आर एंड मिनट। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट फॉर दीज 2 वॉचेस, इन दोनों वॉचेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो लेट्स चेक आउट ऑल द सेट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट ये कहता है, टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर 15 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय वॉच एक्स ओनली। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 आवर 15 मिनट्स ये जो टाइम है, इन दोनों में से कौन सी वॉचेस ये टाइम दिखा पाएंगी। देखो 1 आवर 15 मिनट्स, तो मतलब इसके अंदर आर की बात भी हो रही है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स और मिनट्स की बात भी हो रही है। तो हम लोग ये देखते हैं कि किसके पास आर हैंड है और किसके पास मिनट हैंड है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे जो एक्स है उसके पास आर हैंड है, बिल्कुल है, तो ये बताएगी 1 आवर बताएगी। सेकंड है मिनट हैंड, तो इसका मतलब वो मिनट हैंड ही बताएगी, बिल्कुल बताएगी ना। तो ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। अब हम y की तरफ जाते हैं, y के में क्या है, आर हैंड है, तो वो क्या बताएगी, आपको 1 आवर बता देगी, बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। उसके पास मिनट हैंड है, तो इसका मतलब वो आपको क्या बता देगी, मिनट से बता देगी, 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट बता देगी, राइट। तो हम लोग को ये पता चला कि x भी मेजर कर रही है, 1 आवर 15 मिनट x भी मेजर कर रही है और y भी मेजर कर रही है, तो मतलब दोनों वॉचेस 1 आवर 15 मिनट्स को बता सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है द टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर 15 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय वॉच एक्स ओनली। सिर्फ इस वर्ड की वजह से, सिर्फ इस ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि दोनों वॉचेस ये वाला टाइम इंटरवल 1 आवर 15 मिनट्स को मेजर कर पा रही हैं, राइट। तो डेफिनेट सी बात है एक्स अकेला तो नहीं कर रहा है ना, दोनों कर रहे हैं, सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस इज द इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय वॉच वाई ओनली। नाउ लेट्स चेक दिस, क्या 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 टाइम देखना है हमको, 2 मिनट 2 सेकेंड, तो इसका मतलब मुझे मिनट हैंड चाहिए और मुझे सेकेंड हैंड चाहिए, राइट। तो देखते हैं, हमारे जो x है उसके पास मिनट हैंड तो है बट सेकेंड नहीं है, तो इट विल नॉट बी एबल टू मेजर 2 मिनट 2 सेकेंड, राइट। लेकिन y है, उसके पास मिनट हैंड भी है और सेकेंड हैंड भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यस इट कैन मेजर 2 मिनट एंड 2 सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है, दैट टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिनट 2 सेकेंड कैन बी मेजर्ड बाय वॉच y ओनली। यस, सिर्फ y ही कर पा रही है, क्यों, क्योंकि x के पास तो सेकेंड हैंड है ही नहीं, तो x तो नहीं कर पाएगी। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया है करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड वाला, टाइम 3:15:20 कैन बी शोन बाय बोथ द वॉचेस x एंड y। अब पहले तो देखते हैं टाइम कैसे लिखा हुआ है, देखेंगे 3 hours 15 minutes 20 seconds, हम ऐसे लिखते हैं ना 3:15:20, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। सो ये क्या है, दिस इज आवर, दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकेंड,
ठीक है। तो ये तो आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे ये टाइम शो करना है किसी भी वॉच में, तो फिर आई विल बी नीडिंग आवर हैंड। मुझे आवर हैंड चाहिए होगा ताकि मैं 3 आवर्स बता सकूँ। फिर मुझे मिनट हैंड चाहिए होगा ताकि हम 15 मिनट्स बता सकें, और फिर हमें सेकेंड हैंड चाहिए होगा ताकि हम 20 मिनट्स बता सकें। तो इसका मतलब मुझे इस टाइम को शो करने के लिए तीनों हैंड्स की ज़रूरत है, और वो सिर्फ y के पास हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ y बता पाएगा, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है x एंड y, x तो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके पास सेकेंड हैंड तो है ही नहीं। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि भाई हम ये जो टाइम है 3, 15, 20, ये वाला टाइम सिर्फ y बता पाएगा। दिस इज द करेक्ट, बट x एंड y दोनों नहीं बता पाएंगे, सो दिस वुड बी द इनकरेक्ट। तो हम लोग अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से इनकरेक्ट है। हमको देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड, ये दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो देखेंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, राइट, सेकंड तो सही है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यस, फर्स्ट एंड थर्ड आर द इनकरेक्ट, सो दिस वुड बी माय आंसर, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर मी, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप फटाफट से इसको देख लीजिए किस तरीके से आपको इसको पहचानना है, किस तरीके से आपको सिंपली कॉमन सेंस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट वुड बी सो मच इजी फॉर यू। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, दिस इज द पेंडुलम क्वेश्चन अगेन। तो देखते हैं, इसमें बोला गया है A pendulum takes 0.5 सेकेंड टू मेक वन ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब कि भाई मीन पोजीशन से वो एक तरफ गया, वापस आया, दूसरी तरफ गया, वापस आया, अब जाके उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। और ये वन ऑसिलेशन में टाइम उसने कितना लिया, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो 0.5 सेकेंड है, ये 0.5 सेकेंड उसने लिया है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 सेकेंड। ठीक है भाई, टाइम पीरियड उसका 0.5 सेकेंड है। तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं दैट मीन्स वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसने 0.5 सेकेंड्स लिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमने डेफिनेटली इसको जो है लिख दिया दैट इट कैन बी वेरी मच इजी। वन ऑसिलेशन को लेने के लिए उसने 0.5 सेकेंड्स लिया। फॉर टाइम टेकन फॉर 5 ऑसिलेशंस हमको निकालना है। ठीक है, देखो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक 5 ऑसिलेशंस, मतलब 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेगा। 1 में तो वो ले रहा है 0.5 सेकेंड, तो 5 में कितना होगा। तो डेफिनेटली हमको क्या करना होगा, 5 इंटू जो 1 में 1 ऑसिलेशन में टाइम लगा वो, इसका मतलब 5 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड कितना है, हमने अभी अभी देखा 0.5 सेकेंड, तो इट वुड बी 5 इंटू 0.5 सेकेंड, तो इट वुड बी 2.5 seconds. This is the final answer. So which option is correct? C option is correct. So that's how we are going to calculate the time taken by a pendulum to oscillate 5 oscillations. ठीक है, तो आप इसे फटाफट से नोट करो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये थी कि अगर हमें एक ऑसिलेशन का टाइम पता है तो हम डेफिनेटली 5 ऑसिलेशंस, अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 22, लेट्स से 22 ऑसिलेशंस भी अगर बोला जाता ना, तो भी तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेते। क्या करना होता, बस आपको 22 लिखना होता, दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोग इजीली किसी भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अगर आपको एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता हो तो। ठीक है, इट वुड बी वेरी मच इजी।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रक ट्रेवल्स 840 किलोमीटर यूजिंग 60 लीटर्स ऑफ डीजल। ठीक है, तो एक जो ट्रक है वो क्या करता है, 60 लीटर्स ऑफ डीजल को यूज करता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 840 किलोमीटर को कवर अप करता है। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द ट्रक। अब हमको कैलकुलेट करना है फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन का मतलब क्या कि भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कितने लीटर्स में, दैट इज द फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन के लिए हम लोग डेफिनेटली ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कवर्ड, नंबर ऑफ किलोमीटर्स या फिर से डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सिंपली डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। तो इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता है ट्रक ये पता कर लूँ तो आई वुड नो द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द ट्रक, राइट। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि भाई 1 लीटर के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, सो व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड इट। व्हाई, देखेंगे फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी राइटिंग टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ डीजल। भाई कितना डीजल एग्जैक्टली यूज किया है वो हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है वो 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर, और टोटल अमाउंट ऑफ डीजल कितना है 60 लीटर्स, तो इट इज 60 लीटर्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ। कैसे, 0 से 0 कैंसिल, सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, 84/6 बचा ना, 6 के टेबल से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सो वी विल बी डूइंग इट। ठीक है, हमने क्या किया, 6 1 जा 6 लिखा। ठीक है, इट वुड बी 2 4 एंड देन 6 4 जा 24, तो इट वुड बी 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द लीटर। दैट मीन्स दो ट्रक था उसने 14 किलोमीटर्स कवर अप किए इन 1 लीटर, तो दैट मीन्स दैट इज द फ्यूल कंजप्शन, कि भाई कितना फ्यूल में, 1 लीटर के फ्यूल में कितने डिस्टेंसेस मूव किया, राइट। सो दैट वुड बी द करेक्ट वन एंड द ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज 14 किलोमीटर पर आवर, कौन सा, पर लीटर, तो इट इज ए 14 किलोमीटर पर लीटर, यस। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, दैट यस 14 किलोमीटर के अंदर, मतलब 14 किलोमीटर वो कवर अप करता है इन 1 लीटर। सो दैट्स द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द ट्रक। इस तरीके के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो इट वुड बी ईजी। अगर आप बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, चूज अ यूनिट दैट वुड बी सूटेबल टू मेजर। अब हमको क्या करना है, ये जो हमें बताए हुए ना ABCDE, तो इसमें हमें बताना है कि हर एक ऑप्शन में आप कौन सी यूनिट यूज करोगे। ठीक है, ये वैसे तो ये सभी को बहुत इजी लगेगा, इट वुड बी सो मच इजी, बट ठीक है हम लोग इसको करते हैं। नंबर फर्स्ट जो बोला जा रहा है, ए बोल रहा है द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे।
अगर मुझे हाईवे, नेशनल हाईवे की लेंथ बतानी है ना, हाईवे क्या है, 2 सिटीज़ को जोड़ना, लाइक 2 स्टेट्स को जोड़ना, मतलब ऐसी रोड जो 2 स्टेट्स और लगभग ऑल द स्टेट्स को वो जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे। तो अगर मैं उसका लेंथ मेजर करना चाहूँ, अगर मैं उसका लेंथ एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो व्हाट यूनिट विल आई बी यूजिंग? हाँ, कौन सी यूनिट मुझे यूज़ करना चाहिए? इट विल बी वेरी गुड। देखो, मीटर अगर मैं यूज़ करती हूँ तो बहुत ही छोटा रह जाएगा, है ना, तो मीटर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर मैं सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, सेंटीमीटर हम ऑप्शन लेंगे ही नहीं। तो इट वुड बी एक ही बचता है मेरे पास, जो कि बचता है किलोमीटर। सो आई विल बी यूजिंग द किलोमीटर यूनिट if I really want to measure the length of the national highway. So I will be taking kilometer. ठीक है। ऑप्शन बी जो आपको कह रहा है द फ्लोर एरिया ऑफ अ हाउस, फ्लोर एरिया ऑफ अ हाउस, ठीक है। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं, हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो किलोमीटर वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं मीटर इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है, मीटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड येस, अगर मुझे लेंथ मेजर करनी होती तब तो मीटर बहुत अच्छा था, बट आई नीड टू मेजर व्हाट, द फ्लोर एरिया, दैट मीन्स आई वुड बी यूजिंग व्हाट, मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ द एरिया, राइट। तो आई वुड बी यूजिंग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं मीटर स्क्वायर यूज करूंगी फॉर द एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी की, जो कि बोला जा रहा है द मास ऑफ अ न्यूली बॉर्न चिकन। Now see, chicken is a very small animal, ठीक है, it's, yes it is very small and it's newly born, that means its weight is so much less, ठीक है। तो तब अगर हम उसका मास पता करने की कोशिश करेंगे तो kg would not be a good option, because kg तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बहुत छोटा बच्चा होगा, that means it would be in grams, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली ग्राम के लिए जा सकते हैं, तो ग्राम would be a good option, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी, ठीक है, वैसे तो ऐसा मेजर करना नहीं पड़ता, बट अगर कभी भी करना पड़ा तो हम ग्राम्स को चूज करेंगे अगर हमें एक न्यूली बॉर्न चिकन के मास को बताना है, ठीक है। ऑप्शन डी जो हमको है कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर स्टोरेज डैम सप्लाइंग अ सिटी। नाउ दिस इज वेरी बिग, है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक पूरा डैम है, ठीक है, और आपके उस डैम में ये बोला जा रहा है। अब आप क्या करोगे, वाटर स्टोरेज कैसे निकालोगे? मतलब देखो, अगर आप लीटर यूज करते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों लीटर ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं है? बिकॉज लीटर तो बहुत ही कम हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वहां पर लीटर तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन है। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, मिलीलीटर तो फिर से छोटा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक उससे भी बड़ी यूनिट यूज करेंगे, मतलब लीटर बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है, मिलीलीटर तो बिल्कुल भी नहीं। सो हम लोग उसके लिए उससे भी बड़ी यूज करेंगे, एंड दैट वुड बी जो पानी का होता है, मतलब लिक्विड्स का वॉल्यूम करने के लिए जो एक अच्छा बड़ा यूनिट है, दैट इज व्हाट, गैलन्स, ठीक है। तो हम डेफिनेटली गैलन्स को यूज कर सकते हैं इफ वी रियली वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर स्टोरेज डैम। डैम में बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, तो इट वुड, गैलन वुड बी अ गुड यूनिट टू चूज, राइट। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ वुड स्क्रूज। ये जो वुड स्क्रूज होते हैं, स्क्रू देखा है ना सभी लोगों ने, छोटा छोटा इतना छोटा होता है, ठीक है, रियली में इतना छोटा होता है। तो लेंथ अगर मैं उसका मेजर करना चाहूँगी तो डेफिनेटली मुझे सेंटीमीटर से काम चल जाएगा, बिकॉज हम लोग उसको अपने स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर वुड बी ओके फॉर दैट। तो हम इसमें यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ वी डिसाइड कि हमको कौन सा यूनिट लेना है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, वो हम डिसाइड करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के बेस पर डिसाइड करते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन डिसाइड। आप फटाफट से इसको नोट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा मेजरमेंट का चैप्टर है, मीन्स यू कैन डेफिनेटली नो हाउ टू मेजर, व्हाट टू मेजर, लाइक, तो एंड डेफिनेटली यू कैन से इट, राइट, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कोई भी यूनिट चूज कर सकते हो किसी भी उसके लिए, बट इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर यू एंड इट इज सूटेबल फॉर दैट मेजरमेंट ओनली। तो ये जो चैप्टर हमारा है, इसमें हमने बहुत कुछ स्टडी किया है, ठीक है, अलग अलग हमने स्केलर्स, वेक्टर्स भी स्टडी कर रहे हैं, हमने और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू इट,
ठीक है, वापस से आप इसको रिवाइज कीजिए, इट वुड बेनिफिट। एंड प्लीज़ आप अपना जो क्विज हैं उनको अटैम्प्ट करते रहिए, राइट। और जो होमवर्क है आपका, जो अब होमवर्क है, दैट वुड बी द होल चैप्टर। आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है एंड गो फॉर इट, राइट। तो होमवर्क आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम्स पे, ठीक है। एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज टू complete the chapter. Exercise 1, exercise 2, exercise 3. You have to complete all the questions and submit on the Google Classrooms. Alright, so this would be the homework for today. Right, so complete the chapter, revise it, do the homework and submit it. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to click on the bell icon so that you will be notified. Thank you so much.